Good morning, everyone. This is Manish sir, and you are watching your favorite YouTube channel that is Manish Physics. So बच्चों, आज अपने एकेडमिक पॉडकास्ट में मैंने एक ऐसे शख्सियत को बुलाया है जो अपने हर क्षेत्र में जहां जहां वो गया है वहां वहां उसने अपने मेहनत की वजह से बहुत सारी अच्छी उपलब्धियां हासिल करी हैं। बच्चों, हमारा क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम अब बस सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो आइए उनसे सुनते हैं, उस मेहमान से, कि बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, आपका जो थॉट प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए और आप कितने कूल एंड काम और फोकस होने चाहिए। तो बच्चों, अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर मैं वेलकम करता हूं एक बहुत ही शानदार कैरेक्टर, एक बहुत ही शानदार लड़का जो अपने टाइम में बोर्ड एग्जाम में टॉपर के लिस्ट में रहा है और हमेशा रहता भी है। तो मे आई वेलकम टू लक्ष्य वालिया। हेलो सर। लक्ष्य, कैसे हो? बढ़िया, आप बताओ। बहुत अच्छा हूँ। तुम्हें पता है कि बोर्ड एग्जाम अब सामने आ गए हैं बच्चों के? हाँ जी, आईसीएसई एक दो दिन में ही चालू होने वाला है। तुम्हें अपना बोर्ड एग्जाम याद आ रहा है? बिल्कुल 3 साल हो गए अभी, बट वो जो टेंशन होती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जब एक दो दिन ही दूर होते हैं एग्जाम, वो अनमैचेबल है। बिकॉज अभी इस टाइम में क्या होता है ना, आपने सारे अपने पोर्शंस कंप्लीट कर लिए होते हैं, बट उसको रिवाइज कर करके आप इस बात को लेके ट्रॉमेटिक हो जाते हो कि कुछ इसके अलावा आ गया तो क्या होगा। ये एक्साइटमेंट वो अलग ही लेवल का होता है, राइट? एक्साइटमेंट भी है, डर भी है, पर उस टाइम लगेगा कि यार जल्दी जल्दी जाए, बट एक बार निकल जाएगा ना, फिर आपको लगेगा कि नहीं, अच्छा था। हाँ हाँ। तो लक्ष्य, अब शुरुआत करते हैं पहले से, है ना? पहले से कहने का मतलब है कि जैसे कि बहुत बच्चे क्या होते हैं, लक्ष्य की शुरुआत से इतने अच्छे एकेडमिक में नहीं होते हैं, फिर कुछ समय जाने के बाद में मैंने देखा अपने लाइफ में कि वो एकेडमिक में काफी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन तुम जो है वो मतलब जैसे जब से मैं जानता हूं तुम्हें, तुम काफी बेहतर थे पढ़ाई में। तो बचपन से थोड़ा, जब से तुम्हें याद पड़ता है, तुम्हारा मतलब अर्ली एजुकेशन जब से तुम्हें याद पड़ता है, बताओ तुम पढ़ाई में कैसे थे, तुमने क्या क्या करा, है ना? तुमने क्या सिर्फ अपने मतलब प्रेस्क्राइब सिलेबस को ही पढ़ा या उससे कुछ और ज्यादा पढ़ा? इन सब के बारे में थोड़ा शुरुआत से हमारे व्यूअर्स को बताओ लक्ष्य। तो सर, एकेडमिकली बेटर जो आपने वर्ड यूज किया, मैं उस पे एग्री नहीं करूंगा। मैं बोलूंगा एकेडमिकली सीरियस था, और वो शायद मेरे पेरेंट्स की वजह से ही हो पाया है, स्पेशली मेरी मम्मी की वजह से। बिकॉज मैं नर्सरी में भी था ना, मैं एक इंस्टेंस शेयर करूंगा। बिल्कुल। एलकेजी यूकेजी पे था शायद मैं, और मेरे स्कूल में यूनिट टेस्ट के एग्जाम्स थे, और उस टाइम मेरे घर पे किसी रिलेटिव की शादी थी, एंड सब कह रहे थे यार यूनिट टेस्ट है, आ जाओ फटाफट, शादी वादी मतलब होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट मेरी मम्मी ने यूनिट टेस्ट भी नहीं छुड़वाया मेरे से कि अच्छा, एलकेजी है तो क्या हुआ, यूनिट टेस्ट है तो क्या हुआ, एग्जाम इज एग्जाम। तो मुझे लगता है वो चाहे एलकेजी हो, क्लास 5 हो, या क्लास 10 हो, या क्लास 12 हो, वो सीरियसनेस एक मेंटेन रही मेरी, जो मेरी मम्मी के सीरियसनेस की वजह से ही मुझ में वो सीरियसनेस आई कि मैं पढ़ने को रेडी हुआ। देखो, पढ़ने में बेटर होना वो एक डिफरेंट थिंग है। अगर आप पढ़ोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपको इंटरेस्ट उसमें डेवलप होगा। तो मुझे लगता है अगर आप सीरियस हो गए ना एकेडमिक्स में, तो आप कर सकते हो। अगर नहीं समझ आए तो आप पूछ सकते हो जिसको भी, बट आपको उसके लिए अपने भी तो एक स्टेप फॉरवर्ड लेना होगा ना पढ़ने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, यहाँ दो चीजें जानने वाली बात है ना। एक तो लक्ष्य ने कहा कि उसकी मम्मी ने उसे बहुत हेल्प करा, हालांकि सारी मम्मियां हेल्प करती हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि देखो, लक्ष्य के सामने में एक शादी भी था और पढ़ाई भी था, और वो भी हालांकि यूनिट टेस्ट ही था, राइट। लेकिन फिर भी इसने क्या चुना, इसके फैमिली ने क्या चुना कि नहीं, यूनिट टेस्ट है तो क्या हुआ, लेकिन सही चीजें बच्चों के मन में डालनी है, ठीक है बच्चों। तो जैसा कि मैं कहता हूं कि पे नाउ यू विल प्ले लेटर। अगर अभी प्ले कर लेंगे तो बच्चों यू हैव टू पे रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो लक्ष्य, अब आते डायरेक्टली, हम अब क्लास 1 से 9 के बारे में बात नहीं करते, हम आते हैं डायरेक्टली बोर्ड में, ठीक है। तो लक्ष्य, तुम्हारे टाइम में जो बोर्ड का एग्जाम था उस समय तो कोविड आ गया था। तो कोविड के समय में बोर्ड एग्जाम, उसके बाद फिर मतलब क्लासेस ऑफलाइन नहीं चल रही है, क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, तो उस दरमियान तुमने कैसे मैनेज किया? सर, 9th में था जब मैं कोविड आया, और हमारा बैच वाज द फर्स्ट बैच जिसमें 10th क्लास में 2 सेमेस्टर्स हो गए थे। अच्छा, हाँ। तो 9th क्लास तो मैं सीरियसली बोलूं, ऑनेस्टली बोलूं, तो मैंने कुछ नहीं पढ़ा। अच्छा। बट एक और चीज थी, अगेन इसमें आएगा कि मैंने चीटिंग नहीं करी। जैसे 9th में क्या हो रहा था कि ऑनलाइन चल रहा था, यूनिट टेस्ट, एमसीक्यूज वगैरह जो भी चल रहे थे, बुक खोल रहे थे लोग, लिख रहे थे, बट मैंने एक बार भी चीटिंग नहीं करी। मेरे को नहीं आता था, मेरा
मार्क्स कटे वगैरह जो भी हुआ, बट वो मैंने स्टिल समहाउ मैनेज कर दिया। 9th क्लास मेरा कुछ उतना खास रहा नहीं, बट फिर 10th क्लास में क्या हुआ, ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई थी, बट उसके बाद आफ्टर 1 और 2 मंथ्स जुलाई अगस्त में आकर के ऑफलाइन क्लासेस वापस बंद हो गई थी। एंड उस टाइम बहुत मतलब उतने कुछ दिमाग में ज्यादा थॉट्स थे नहीं, क्योंकि मुझे लगा था 9th में भी तो ऐसे ही किया ना, क्या कोई फर्क पड़ेगा नहीं। बट एक बार जब अगस्त सितंबर आया उसके बाद लगा नहीं, अभी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और फिर उसके बाद वो सीरियसनेस डेवलप हुई भी। बट उसके बाद कैसे पढ़े, अगेन वही चीज थी कि उस टाइम तो इतना कुछ था भी नहीं कि लाइव क्लासेस जूम वगैरह। उस टाइम क्या था, यूट्यूब में वीडियोस आती थी 10-10 मिनट की, जिसमें एक हाथ से टीचर फोन पकड़ रहे, एक हाथ से पेन में लिख रहे, तो उसमें भी इतना कुछ ज्यादा बेनिफिट मिलता नहीं। बट स्टिल कोशिश करा, यूट्यूब से ही काफी सारी चीजें करी, काफी चीजें खुद के नोट्स बना करके करी, जो कि मुझे लगता था 8th क्लास तक की नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपके पास बुक है, आप अंडरलाइन करो, आप पढ़ सकते हो, बट वो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन, जाके आगे पता चला, ठीक है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था, क्योंकि जब तक आपके हैंड रिटन नोट्स नहीं हो गए ना, आप 10% कुछ नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, ये जो लक्ष्य बताया, देखो बच्चों, ये एकदम बिल्कुल सही बात है। मैंने भी अपनी लाइफ में देखा है कि बुक में अंडरलाइन कर लो, ये वो मजा या फिर वो इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेगा जो आपके नोट्स करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपके नोट्स में आपका इन्वॉल्वमेंट है, आपने पढ़ा है, उसको खुद से लिख रखा है, राइट। इसीलिए आपको नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने से ये भी फायदा होगा कि आपका जो सिलेबस हो थोड़ा बहुत लगेगा गड़ गया, और नोट्स को अगर आप पढ़ते हो तो बहुत जल्दी क्विक रिवाइज कर लो, और आपको पता है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है। आप अपनी बुक खोलोगे, आपको पता लगेगा हाँ बस इतने 4, 5, 10, 15 पेजेस है, उतने आपको करना है। कर देने। बुक में क्या आपको ये नहीं समझ आएगा कि ये किया, फिर अगले पेज में अरे यहाँ कुछ छूट तो नहीं गया। नोट्स में क्या हर एक चीज कवर आपने खुद ही कवर कर लिया। हाँ, ठीक ठीक, समझ में आया बच्चों। एक और चीज लक्ष्य ने क्या कहा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बहुत ही शानदार बात इसने कही। क्या कहा कि सर जब ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे या ऑनलाइन टेस्ट चल रहे थे तो बहुत बच्चे वो जो चीटिंग कर ले रहे थे, लेकिन इसने चीटिंग नहीं किया। बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है, लाइफ में अगर चीटिंग करोगे कहीं नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए ईमानदारी दिखाओगे तो यकीन मानो आज नहीं तो कल एक अच्छी जगह पहुंचोगे, ठीक है। तो आओ हम मोर टेक्निकली, मोर प्रिसाइसली बात करते हैं। लक्ष्य देखो, क्या होता है कि क्लास 10 में 10 सब्जेक्ट्स होते हैं, राइट। तो सभी सब्जेक्ट्स को टाइम देना होता है, और सभी सब्जेक्ट को टाइम दोगे तभी अच्छे मार्क आएंगे। तो तुम्हारा सब्जेक्ट का जो टाइम डिवीजन था लक्ष्य, डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए, वो कैसा था, थोड़ा बच्चों को बताओ। ये ऑनेस्टली इसमें भी बताऊं तो 4 सब्जेक्ट्स ऐसे थे जो मेरे को बहुत इजी लगते थे। एक था कंप्यूटर, एक था हिंदी, एक था लिटरेचर, एक था लैंग्वेज, और मैथ्स में कर लेता था, बट उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होती थी। तो मैंने 4 सब्जेक्ट्स को करा हुआ था कि मैं एक दिन में ये 4 सब्जेक्ट्स कवर कर सकता हूँ। ओके। और मैथ्स वाज वेरी क्लियर, मेरा सिर्फ 10th का नहीं था, शुरुआती से यही था कि मैथ्स पूरा संडे मेरा मैथ्स ही जाएगा, मैथ्स ही जाएगा, हाँ। और बाकी के जितने भी दिन है 1 घंटा मैथ्स डेली का रहेगा ही। उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स रहे तो मैंने कभी ऐसे टाइम डिवीजन नहीं किया, बट हाँ मैंने ये किया है कि अगर मैं फिजिक्स कर रहा हूँ तो उसका एक चैप्टर कंप्लीट किया तो मैं फिजिक्स के सेकंड चैप्टर में नहीं जाऊंगा, मैं फिर केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, फिर मैं बायो का एक चैप्टर कंप्लीट करूंगा, मैं मैथ्स बोल रहा हूँ, कोई दूसरा सब्जेक्ट हिस्ट्री या ज्योग्राफी उसके एक चैप्टर्स कंप्लीट करूंगा, एंड लाइन वाइज एक चैप्टर इसका कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड चैप्टर इसका। तो क्या होता है, जिसके 5 चैप्टर्स हैं और जिसके 6-7 चैप्टर्स हैं, तो जब आपने 5-5 चैप्टर सबके कंप्लीट कर लिया ना, तो आपको ये नहीं रहेगा कि हाँ मेरा हिस्ट्री में बैकलॉग रह गया पर मेरा फिजिक्स कंप्लीट हो गया। हर एक सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा कंप्लीट होते जा रहा है। देखो बच्चों, देखो कितना ये होते हैं टॉपर्स की। अगर हम बातें सुने ना, अगर हम सफल लोगों के रास्ते पे चले तो बच्चों हम खुद सफल हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि तुम फिजिक्स का एक क्रेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, आई मीन टू से ऑल दोस टेक्निकल पेपर people are giving whole lot of stress and they are leaving other subject behind. This is a I can say this is a drag point. I think, am I correct? Yes, yes. हाँ, ऐसा नहीं कि यार सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ो, यार सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ो, सिर्फ मैथ ही पढ़ो, ऐसा नहीं है। 10 सब्जेक्ट को तुमको इक्वली देखना है, ठीक है, राइट। तो ये सीखने वाली बात है। देखो उसने क्या कहा, लक्ष्य ने कहा कि सर संडे को कंप्लीट मैथ करता था, और इसके बाद भी वो हर दिन 1 घंटा वो मैथ करता था, क्योंकि मैथ में कैलकुलेशंस वगैरह होती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। 10th का पोर्शन वास्ट है। हाँ, 10th का पोर्शन भी बहुत वास्ट है मैथ का, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, राइट। तो लक्ष्य, तो अब मान लो कि तुम्हारे टाइम में 2 सेमेस्टर्स हुए थे, राइट। पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर हुए थे, राइट। एमसीक्यू सवाल थे, है ना, पैटर्न बिल्कुल अलग था, राइट। तुम्हारा 9th में प्रिपरेशन बिल्कुल अलग था, और 10th में तुम्हें आके पता चला कि भाई अब तो 2 सेमेस्टर होने वाले हैं और एमसीक्यूज होने वाले हैं। तो जब ये सुना तो फिर तुम्हें कैसा फील हुआ? सबसे पहली बार जब सुना कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 होंगे, हाँ। और उस टाइम ये था कि सेमेस्टर 2 का तुमको पैटर्न नहीं पता है। अच्छा। सेमेस्टर 1 वाज एमसीक्यू, बस इतना पता है। हाँ। तो उस टाइम खुशी थी कि बस एमसीक्यूज हैं, कुछ लंबे लंबे आंसर नहीं याद करने। और
एमसीक्यूज कर लेंगे, हो जाएगा, फटाफट करते चले जाएंगे। हाँ। बट एग्जाम के 2 महीने पहले अब समझ में आया कि एक्सरसाइज तो नहीं करनी, ठीक है, हाँ, पर 15-15, 20-20 पेज के चैप्टर एक एक वर्ड पढ़ना है, क्योंकि है। एमसीक्यूज में तो कुछ भी आ सकता कुछ है। भी आता है, बिल्कुल। तो वो फिर बहुत ज्यादा वास्ट हो गया, उसको पोर्शन कवर करने में बहुत टाइम लगा, स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट में, क्योंकि उसमें बहुत कुछ रहता है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का क्या था कि उसमें सेमेस्टर 1 में इश्यूज नहीं थे, क्योंकि हाँ। तो आप समझ गए हो चैप्टर को, तो उसमें आपको फिर चैप्टर पढ़ लिया, हो गया, उसमें आपको ऐसा इतना डिटेल में जाना नहीं था। पर मेन प्रॉब्लम था वही, जिसमें आपको डिस्क्राइब वाले चैप्टर्स में हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया। सही बात है। और एक बहुत मेन प्रॉब्लम थी मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में कुछ कुछ क्वेश्चंस जानबूझ के टीचर्स ऐसे दे देते थे कि ऑप्शन A1, B2, C3, D नन ऑफ दिस, और आंसर होगा 4। आपको डाउट होगा कि 1, 2, 3 में से तो कुछ नहीं था, तो इसमें बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता था। तो ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। अगर प्रैक्टिस अच्छा हो तो ये ऑटोमेटिकली पता चल ही जाता है, नहीं क्या? अच्छा लक्ष्य, देखो 10th के जब बोर्ड एग्जाम देने, आई मीन तो पहला बोर्ड एग्जाम आई थिंक तुम लोगों का शायद हुआ था मंथ ऑफ नवंबर या दिसंबर, आई थिंक, राइट? हाँ। सो नवंबर से फिर दूसरा बोर्ड एग्जाम के बीच का दरमियान शायद 2 या 3 महीने तुम्हारे पास में टाइम रहे, ठीक है? तो आधा तो कंप्लीट हो गया, तो वो जो रेस्ट आधा है जिसमें तुम्हें टाइम शायद कम मिला एज कम्पेयर टू पहले सेमेस्टर में, है ना? तो इन कम समय में बाकी के 10 सब्जेक्ट को फिर दोबारा से उसी पैटर्न में लाना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल था? सर सेकंड सेमेस्टर में पैटर्न आपने बोला सेम, बट सेम नहीं था, वो टोटली डिफरेंट हो गया था। अच्छा। फर्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यूज था, सेकंड सेमेस्टर नॉर्मली डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। अच्छा, हाँ। पर सेमेस्टर 2 में प्रॉब्लम ये थी ना कि जैसे आपने हर सब्जेक्ट को, जैसे मैं 9th तक क्या था कि हमको डिस्क्रिप्टिव ही करने की आदत थी, हाँ। पर अभी 6 महीने हमने फिर एमसीक्यूज कर लिए, हाँ। अभी आदत चेंज होगी, अभी फिर से आदत चेंज होगी, वापस पीछे आओ। तो वो डिस्क्रिप्टिव में पहला 20-25 दिन क्या लगे कि समझ ही नहीं आया कि करना क्या। अच्छा। लेकिन अगेन मैंने सेमेस्टर 1 स्टार्ट होने के पहले 1 महीना मैंने थोड़े डिस्क्रिप्टिव करने चालू कर दिए थे। अच्छा। उसके बाद फिर थोड़ा करते करते सब कवर हो गया। अच्छा। उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में फिर ज्यादा इश्यूज हुए नहीं, क्योंकि उसमें लंबे आंसर्स वगैरह पड़ते थे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में अब आने लगे रियल क्वेश्चंस, क्योंकि 8 तक कुछ था नहीं फिजिक्स केमिस्ट्री में। लेकिन अब 9th में क्या होता है कि आपको रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे कि हमने ऐसा किया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दे देंगे, तो वो सब कवर करते करते टाइम लगा, बट हो गया। देखो बच्चों, यही होता है ना कि एक कहावत है कि परिवर्तन ही शाश्वत है। देखो पहले लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, फिर आ जाओ एमसीक्यूज में, फिर आ जाओ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में, राइट? तो इस तरह से तुम्हारा आई मीन टू से बोर्ड तो खत्म हो गया। तो बोर्ड के बारे में तुमने बच्चों को बताया, बच्चों तुमने देखा भी कि किस तरह से लक्ष्य ने बताया तुम्हें क्या करना है, कैसे टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, और कैसे हर सब्जेक्ट को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। ऐसा नहीं है कि खाली तुम एक पर्टिकुलर 2-3 सब्जेक्ट उठा लो और उसी पे दिन भर टाइम दो, तो इससे क्या होगा, बोर्ड के मार्क्स तुम्हारे कम हो जाएंगे, ठीक है? ये बात को ध्यान देने वाली बात है। अब लक्ष्य आते हैं बहुत ही क्रूशियल बात पे। देखो 10th के बाद में हर किसी का अलग अलग ड्रीम्स होता है, डिजायर्स होते हैं, राइट? अपना करियर में बढ़ने के लिए उनको कुछ चूज करना पड़ता है स्ट्रीम। तो हमारे पास में 4 स्ट्रीम्स हैं। एक तो हो जाते हैं साइंस, एक हो जाते हैं कॉमर्स, एक हो जाता है आर्ट्स, एक ह्यूमैनिटीज भी शायद एक है, ठीक है? तो एनीवे मल्टीपल स्ट्रीम्स की बात करते हैं, ठीक है? तो अब एक लड़का क्लास 10 का मतलब बच्चा ही है वो, तो वो इस कश्मकश में हमेशा रहता है, क्योंकि ये जमाना है, तुम हर तीसरे या दूसरे लोगों से पूछोगे तो वो तुम्हें एक ही बात बोलेंगे, जेई या नीट, राइट? जेई या नीट बोलेंगे ना, हालांकि मैं भी बोलता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस चीज से ओवरकम कैसे करेंगे बच्चे? एक क्लास 10 का बच्चा कैसे ओवरकम करेगा, कैसे वो राइट डिसीजन लेगा कि भाई मेरे को साइंस में जाना है या कॉमर्स में या आर्ट्स में या ह्यूमैनिटीज में जाना है? थोड़ा ऑडियंसेस को बताओ। सर 10th के बाद सबसे पहले तो ये चीज समझनी है कि 90% ऊपर साइंस नहीं, ये खत्म करो कॉन्सेप्शन। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि 90% के ऊपर साइंस, तुम कुछ नहीं पढ़ते हो तो तुम कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ले हो तो बस टाइम पास कर रहे हो। नहीं, ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं किसी स्ट्रीम को डीमिन नहीं करूंगा, बिल्कुल, लेकिन मैं पर्सनली भी उसका विक्टिम रह चुका हूँ। मुझे ऐसा लगा था कि बस हो गया, मैंने जो भी स्ट्रीम ली थी, साइंस ली थी, मैंने ये सोच कर ली थी कि 9-10 तक किया है, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज कभी किया नहीं है, तो मैं साइंस कर लूंगा। बिल्कुल। बट एक बात समझनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी स्ट्रीम लो, वो आपकी 9th-10th की जर्नी से टोटली डिफरेंट होती है। और साइंस आप तब लो जब आप उस फील्ड की कॉन्फिडेंट हो, आप उसमें इंटरेस्टेड हो। कॉमर्स आप तब लो जब आप उसके आगे वाली जाने की, उसके आगे जितनी भी
चीजें- जॉब्स है, हाँ। चीजें हैं, उसके लिए आपको लगता है कॉन्फिडेंट हो कि आप कर सकते हो, या आप ह्यूमैनिटीज तब लो अगर आपका इंटरेस्ट उसको केटर कर रहा है। मेरे इंटरेस्ट जो थे कहीं ना कहीं मैं उसमें असफल रहा 10th के बाद उसको समझने में और लेने में, बट आगे जाकर के मैंने उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरी सलाह यही रहेगी कि अगर आप 10th के पॉइंट में आपने अपना 10th कंप्लीट कर लिया है, हाँ। तो सबसे पहले आप शांति से बैठो, अपने रिजल्ट में मत जाओ, अपने इंटरेस्ट में जाओ। खाली 10th का परसेंट डज नॉट मैटर। ओके 1st to 10th, फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक आपने आज तक जितनी भी चीजें की है ओके सबको बैठ के काउंट करो। उसमें आप देखो कि आपको किस किस चीज में इंटरेस्ट है, Okay. कहाँ कहाँ आप सही हो, और उसके बाद अगर आपको साइंस लेना है आप लो, डॉक्टर की कमी है इंडिया में, ऑफ बिल्कुल कोर्स वहां आप ले सकते हो, इंजीनियर की कमी है नहीं है, आपको बिजनेस करना है करो, करो। लॉयर बनना है बनो, यूपीएससी देना है यूपीएससी की प्रैक्टिस करो। बिल्कुल बिल्कुल तो अलग अलग चीजों डिपेंड्स ऑन आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट। तो बच्चों देखो यहाँ पर क्या है कि इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है कि किस चीज में हमारा इंटरेस्ट है वाकई में। दूसरों की बातों में पढ़ के चीजों को बिल्कुल मतलब मत लो, ठीक है। देखो बच्चों मैं ये बोलना चाहता हूँ यहाँ पर कि लक्ष्य तुम प्लस 2 क्या पढ़े? साइंस पढ़े, ठीक है। अच्छा तुमने एक बात करा कि सर मैंने साइंस पढ़ लिया, मुझे लगा कि 9-10 में साइंस पढ़ रखा है तो इजी होगा। एनीवे तुम तो वैसे भी बहुत मतलब अच्छे पढ़ते हो, लेकिन तुमने ये जो एक वर्ड इस्तेमाल किया, तुमने फिर 10th के 12th के बाद रेक्टिफाई किया। क्या ये बता सकते हो कि रेक्टिफाई का क्या मतलब है? सर मैं 11th क्लास में जब गया और मैंने साइंस चूज किया था, मैं 2 महीने में समझ गया था कि ये मेरा जॉनरा नहीं है, मैं इसमें कुछ खास नहीं कर पाऊंगा आगे जाके। तो फिर मैंने 2-3 महीने एकदम ब्रेक लिया हर चीज से। मैंने सोचा क्या करूं क्या नहीं करूं वो डिफरेंट बात है, पर साइंस करना है कि नहीं करना है। हाँ। एक बार जब हाफ ईयरली हो गए थे 11th के, तो मैंने डिसीजन ले लिया कि नहीं अब साइंस और नहीं करना, मैं कोई डिफरेंट चीज सोचूंगा। डिस्कशन किया, पेरेंट्स से किया, अपने क्लोज वन से किया, जो गाइड कर सकते हैं उन लोगों से किया, और उसके बाद मुझे ये समझ आया कि हाँ मैं बचपन से डिबेट्स वगैरह करता आया हूँ, मैं अपने पॉइंट्स को आगे रख सकता हूँ। तो फिर मैंने पहले एक्चुअली अभी फिलहाल मैं लॉयर का तैयारी कर रहा हूँ, बट उससे पहले भी मेरा एक आया था, दैट वाज जर्नलिज्म। अच्छा। और मैंने जर्नलिज्म के लिए भी काफी सारे एग्जाम्स ढूंढे, बट अगेन 1 महीना मेरा उसमें रहा थोड़ा दिमाग, बट वहां पे भी मेरा कुछ खास नहीं बन पाया, डेवलप नहीं हो पाया। तो फिर मैंने उसके अलावा भी एक और बार खोज चालू की है, एंड आफ्टर दैट आई गॉट कि लॉ में एक अच्छा बैकग्राउंड हो सकता है, मेरे डिबेट्स का बैकग्राउंड या मेरे स्पीचेस का बैकग्राउंड। तो फिर मैंने उस पे खोज किया, मैंने 11th उसमें निकाला, बट 12th के पहले दिन से मैं श्योर था कि बस अभी 12th का साइंस मेरे को निकालना है और उसके बाद मैं लॉ कर लूंगा। बट उसमें भी एक चीज है कि मैंने ये नहीं सोचा कि 12th का साइंस बस निकालना ही है, अब लिया है तो खत्म करना है। देखो बच्चों है ना, तो कहने का मतलब ये है कि ठीक है एक गलती हुआ, ऐसा लगा कि हाँ साइंस पढ़ लेना है ना। देखो साइंस पढ़ना गलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सब छोड़ छाड़ के किसी कॉमर्स में चला गया, ठीक है। वो डिसीजन लिया कि जो मैं डिसीजन एक बार ले चुका हूं उसको कंप्लीट अच्छे से करना है, उसके बाद में जो उसने सपना देखा उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो 12th में कितने परसेंट रहे तुम्हारे? 92। और 10th में कितने थे लक्ष्य? 98। देखो बच्चों है ना, वो 1 साल मतलब 11 में हाफ ईयरली के बाद में पूरा 3 महीना अलग रहा, पेरेंट्स से डिस्कशन किया, अपने वेल विशर से डिस्कशन किया। सोचो तो ये कितना एक बड़ा मतलब स्टेटमेंट इसने दिया और कितना इसको तकलीफ उस समय हो रहा होगा, क्योंकि वो एक क्रूशियल टाइम है तुम्हारे 11-12 का, राइट, तुम्हारे करियर का। बावजूद इसके इसने ये नहीं कहा कि ठीक है भाई इसने नया रास्ता चुना, लेकिन वो जिस रास्ते पे था उसको इनकम्प्लीट नहीं करा, तो रेस इसने कंप्लीट करी, है ना। अब उसके बाद तुमने थोड़ा बच्चों को बताओ लक्ष्य की, अगर मान लो कोई किसी को लॉ करना है या किसी को लॉयर बनना है तो वो किस एंट्रेंस की प्रिपेयर करे, तैयारी करे? क्लैट होता है, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। आप उस पे वो हर दिसंबर एग्जाम होता है। अच्छा। आप उसकी रजिस्ट्रेशन चालू जाती है मई जून तक, तो अच्छा। उस पे कर सकते हो। तो तुम्हारा क्लास में क्या हुआ, मतलब क्वालिफाई हुआ या नहीं? क्लैट क्लियर हुआ है, अभी एडमिशन वगैरह अभी चल रहे हो? हाँ जी, एडमिशन चालू है। देखो बच्चों है ना, तो एडमिशन में अब ये हमारे सामने फ्यूचर का एक बहुत ही अच्छा लॉयर बैठा हुआ है ना। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि तुम जुडिशरी में जाओ लक्ष्य ना, हालांकि ये मैं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हारे पर थोप नहीं रहा हूँ, राइट। कहने का मतलब है कि बच्चों कोई अगर तुम्हें कुछ बोले उसको प्यार से सुन लो, लेकिन करो अपने दिल की। तुम्हारा अगर दिल गवाही देता है, मन कहता है कि नहीं मुझे लॉयर बनना है या मुझे सीए करना है या किसी भी फील्ड में जाना है या फिर एंटरप्रेन्योरशिप करना है या फिर इवन फार्मिंग करना है, पता है लक्ष्य आजकल मैं देखता हूँ लोग फार्मिंग को एक अजीब ही नजरिए से देखते हैं, पता है। लेकिन उनको लगता है कि ये तो बहुत ही मतलब सबसे लो कैटेगरी का है, लेकिन मेरा मानना है कि फार्मिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग टू डू, ये मेरा मानना है। क्योंकि देखो हम चाहे कुछ भी कर ले, अंत में हमको खाना चावल दाल ही है ना। अब जब सोचो कि यही देखो जब हमारा देश तकलीफों से गुजर रहा था, तो यही पंजाब में, याद है तुम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट रह चुके हो, हरित क्रांति हुई थी, राइट। इस हरित क्रांति ने पूरे देश का पेट पाला,
ठीक है। तो एक बात मैं ये स्पेशली बोलूंगा बच्चों कि जो लोग भी ये सोचते हो ना कि ये फार्मिंग मतलब ये लो पेड जॉब है या फिर ये बहुत ही छोटा चीज है, ये मत सोचो। तुम अच्छा पढ़ाई करो, टेक्नोलॉजी डेवलप करो, और अगर तुम चाहो तो फार्मिंग कर सकते हो, नहीं क्या? हाँ जी। तो देखो बच्चों, हाँ, तो ये सब चीजों में मतलब तुम जो चाहे वो कर सकते हो, किसी भी फील्ड में जा सकते हो, ठीक है। अब आते हैं लक्ष्य कि देखो 12th के बच्चे, अब जो वो आई मीन 10th के बच्चे, वो क्या कंफ्यूजन उनका हुआ वो तो अभी इस पॉडकास्ट देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। लेकिन अब क्या होता है कि जब बच्चा 10th से 12 में जाता है, तो अभी बच्चा अपने घर में रहा है, घर के माहौल में पला बड़ा है, मम्मी पापा का चहेता है, जो भी है ना। जब वो पहली बार निकलता है अपने घर से हॉस्टल की तरफ, तो वो क्या फीलिंग्स होती है, थोड़ा ऑडियंस को बताओ। सर हॉस्टल नाम सुनते ही डर लगता है, सबसे पहली बात। और मुझे लगा था, मैंने 6 महीने बोला था मेरे को नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, बट फिर अल्टीमेटली हो गया था, लास्ट लास्ट में तो हो ही गया था। मैंने ये सोचा था ना कि जिस स्कूल का मैं एंट्रेंस दे रहा था, हाँ। मेरा क्लियर ही नहीं होगा तो मैं हाँ। हॉस्टल जाऊंगा ही नहीं, बट वो क्लियर हो गया था। हाँ। और फिर मैं हॉस्टल, फिर उस टाइम मैंने बोला था अगर क्लियर हो गया मैं तो मैं चले जाऊंगा, हाँ। अब मैं मना भी नहीं कर सकता, हाँ। अब मेरे को जाना ही पड़ेगा। तो जिस दिन मैं गया उस दिन तो ऑफ कोर्स थोड़ा दुख होता ही है, हाँ। और मम्मी पापा दोनों को। और थोड़ा ऐसा हुआ कि मतलब दूसरे शहर पे है, तो वो लोग निकल गए वापस। तो मैं अपने कमरे में गया, 3 लोग बैठे, और तीनों, मेरे टाइम में क्या था कि मेरे को हॉस्टल का रूम अलॉट हो नहीं रहा था। अच्छा। तो मैं 11th में गया, बट मैं 12th लोगों के साथ रह रहा था। अच्छा। तो वो तीनों अपना 12th के लिए, कल उनका हाफ ईयरली था कि पता नहीं क्या था, हमारा थोड़ा एडमिशन लेट स्टार्ट हुआ था। तो वो लोग अपना पढ़ रहे हैं और मैं आया हूँ, मैं देख रहा हूँ ये लोग तो अपना पढ़े जा रहे हैं। और उनका था कि 6 to 9 वाज पढ़ाई का टाइम, और मैं कभी भी आज तक 2 घंटे से ज्यादा लगातार नहीं पढ़ पाया हूँ। 2 घंटा भी बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ। तो 3 घंटा मैं सुन रहा हूँ, इन लोग लगातार पढ़ रहे हैं, मेरे तो वही पूरा दिमाग खराब हो गया, मैं क्या करूँगा। बट फिर मैं बैठ गया, मैं कुछ नहीं किया, मैं उस दिन बस बैठ गया, और उसके बाद मैं लेट गया, सो गया। अगले दिन सुबह सुबह 5 बजे वार्डन आ रहा है, कह रहा उठो उठो स्कूल जाना है। एकदम बहुत ऑकवर्ड था पहले 1-2 दिन, बट फिर धीरे धीरे आदत लग गई। और इनिशियल 1-2 महीनों की बात करूं तो मेरा पूरा का पूरा टाइम जाता था कॉल पे। अच्छा। मैं मम्मी से बात कर लूंगा, भाई से बात कर लूंगा, पापा से बात कर लूंगा, दोस्तों से बात कर लूंगा, यही सब चीजों में टाइम जाता था। पढ़ाई थोड़ी कम हो रही थी, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें सेट होने लगी। हाँ। अच्छा, तो हॉस्टल का लाइफ एक बच्चे के लिए कितनी जरूरी है? जरूरी तो सर है, बिकॉज आपको अपने काम टाइम पे करना सबसे पहले वो समझ आता है, दूसरी बात सही से करना समझ आता है। बिकॉज मैंने घर पे कभी आज तक आयरन भी नहीं किया, वहां पे मैंने कपड़े भी धोए हैं, मैंने सब कुछ किया है सर। आधी आधी रात को उठ करके पानी प्यास लगती थी ना, तो 2 तल्ला नीचे जा करके पानी भरने पड़ते थे, बहुत काम करने पड़ते हैं। बट धीरे धीरे उसकी भी आदत हो जाएगी। हाँ, लेकिन मतलब ये हॉस्टल लाइफ तुम्हें एक इंडिपेंडेंट इंसान बनाने में काफी मदद करता है। घर में क्या है, मम्मी या पापा है या फिर लोग केयर करते रहेंगे, हॉस्टल में तुमको अपना सब। आपने केयर वाली बात बोली, जब घर पे आप बीमार पड़ते हो ना, तो आपको 4 लोग, मम्मी पापा और सारे घर वाले सराउंड कर लेंगे, ये खा लो वो खा लो। वहां पे बीमार पड़े तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप खुद ही उठ के अलमारी में जाके दवाई खानी है, नीचे जाके खाना खाना है, सबको आपको खुद करना है। और ऊपर से उनको कॉल में टेंशन हो रही है, बट आप ये भी सोच रहे हो कि उनको ज्यादा टेंशन ना देना है। तो वो सब चीजों को करना पड़ता है। देखो, मैं भी ये मानता हूँ है ना कि हॉस्टल की लाइफ जो है ठीक है, जैसे भी खट्टी मीठी है, लेकिन वो काफी मतलब मेमोरीज क्रिएट करती है ना, और तुम्हें एक इंडिपेंडेंट आई मीन इंसान बनाने में बहुत ही अर्ली टाइम में मदद करते हैं, राइट। तो लक्ष्य, अब ये आते हैं तुम्हारे प्रोफेशनल करियर में। ये कितने सालों का कोर्स है, ये तुम्हारा जो लॉ का कोर्स कितने साल का होता है? एक्चुअली अलग अलग किस्म के होता है। अगर LLB आप ग्रेजुएशन से पहले करते हो तो BA LLB या BB LLB होता है। अच्छा। 5 साल का कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड होता है, ऑनर्स। हाँ, तो अगर मान लो इसके बाद तुम क्या करने वाले हो? 5 साल के बाद। हाँ, तो 5 साल के आई मीन तुम ये सिलेबस, आई मीन उससे कोर्स तो 5 साल का हो गया। अच्छा, उसके बाद ये तो बैचलर्स रहेगा या मास्टर के साथ रहेगा? नहीं, मास्टर्स के बाद आप कर सकते हो LLM। अच्छा, उसके बाद तुम कहोगे LLM, ठीक है। तो अगर मान लो आपने मास्टर्स ना करा, तो फिर उसके बाद कहाँ जाओगे आप? जुडिशरी एग्जाम्स के लिए प्रैक्टिस के लिए आप जैसे अपियर कर सकते हो, या फिर आप लिटिगेशन, IJS के लिए, इंडियन जुडिशरी सिस्टम के लिए, या फिर आप लिटिगेशन कर सकते हो। अच्छा, तो अगर मान लो प्रैक्टिस करना हुआ तो फिर कहाँ प्रैक्टिस करोगे? कर रहे हो, आपको वहां पे प्लेसमेंट मिलेगी लास्ट ईयर। अच्छा, आपको प्लेसमेंट मिलेगी, डिपेंड्स ऑन कॉलेज। आपकी जितना अच्छा कॉलेज होगा, आपका जितना अच्छा कॉलेज में एक मतलब इमेज इन द सेंस पढ़ाई वाइज, तो आपका जितना अच्छा CGPA होगा उसके अकॉर्डिंगली आपको। जैसे हमारे टेक्निकल केस में जैसे NIT है, IIT है, तो IIT के पैकेज ऑब्वियसली ज्यादा है, हाईएस्ट है।
एनआरईज के थोड़ा सा कम है और प्राइवेट के तो बहुत ही कम है, राइट? तो ऐसा वहां पर भी है लाइक? जनरली उसके हाई होते हैं और हाँ। प्राइवेट में 1-2 कॉलेजेस हैं उनके हाई होते हैं। तो अगर मान लो कि तुमने प्लेसमेंट्स में ना जाकर के तुमने कहा कि मैं खुद का प्रैक्टिस करूंगा, तो उसके लिए तुम हाई कोर्ट वगैरह या फिर कोर्ट में प्रैक्टिस तो कर सकते हो, बार काउंसिल का हाँ जी, बट उसके लिए भी आपको एक्सपीरियंस लॉयर के अंदर कुछ साल के लिए काम काम करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ, तो तुम्हारा ड्रीम क्या है, लक्ष्य इस मामले में, मतलब लॉ के मामले में? पहला तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं पहले 5 इयर्स कंप्लीट करूं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो 5 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। मैंने 1000 में से देखा है कि 500 to 600 लोग होते हैं जो बीच में ही ड्रॉप आउट रहते हैं। तो मैं पहला तो चाहता हूँ कि 5 साल कंप्लीट करूं। सेकंड थिंग, 5 साल कंप्लीट करने के बाद लिटिगेशन हो या जुडिशियल के लिए ड्रॉप लेना हो, वो मुझे लगता है कि 3rd या 4th ईयर तक मेरे इंटरेस्ट तब डेवलप होगा। अच्छा, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगता है कि मैं लॉ ही प्रैक्टिस करना चाहूंगा, लिटिगेशन ही करना चाहूंगा, बट मैं कह नहीं सकता आगे अगर कुछ चेंज हो जाए। तो हम मिल रहे हैं भविष्य में भविष्य के शानदार लॉयर के साथ में, राइट? तो लक्ष्य, तुमने बहुत कुछ बताया हमारे ऑडियंसेस को, ठीक है? अभी हम ऑडियंस की ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बच्चों का एग्जाम है, राइट? लक्ष्य ने बात करी पढ़ाई के बारे में, सब्जेक्ट्स के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर उसने बताया कि हॉस्टल लाइफ का कैसा होता है, फिर उसने बताया किसी के प्रेशर में आकर के कोई एक स्ट्रीम को नहीं एक्सेप्ट करना, तुम्हारा जो दिल कहता है वही करो, ठीक है, राइट? फिर उसने बताया कि 10th में कैसे उसका पहले 9th में लॉन्ग टाइप प्रिपरेशन था, फिर शॉर्ट टाइप एमसीक्यूज में आ गए, फिर इट विल बैक टू द लॉन्ग टाइप, राइट? सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट व्हिच विल रिमेन विथ यू फॉर द लॉन्ग टाइम, सो यू नीड टू चेंज, राइट? तो बच्चों, अब क्या है कि मुझे उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद तुम्हें बहुत कुछ सीखा होगा, राइट? अगर भी तुम्हें किसी तरह का हेल्प चाहिए होगा बच्चों, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना, रिगार्डिंग लॉ के बारे में, राइट? क्योंकि लक्ष्य ऑलरेडी क्वालिफाइड है ना, और ये बहुत जल्दी इसके क्लासेस वगैरह शुरू हो जाएंगे, ठीक है? तो अगर लॉ के बारे में कोई भी चीज तुम्हें जानना हो, तुम कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ये मतलब जो तुम्हारे सारे क्वेरीज जो है वो लक्ष्य को फॉरवर्ड कर दूंगा। लक्ष्य का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है ना, तो आई रिक्वेस्ट कि लक्ष्य, अगर तुम्हें कुछ ऐसे क्वेरीज मिलेंगे, तुम प्लीज तुम्हारे जूनियर्स के वो क्वेरीज को क्लियर करना, ठीक है लक्ष्य? सो लाइक इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर।